अस्सलाम वालेकुम। दुनिया को अक्सर अपनी ही तस्वीर दिखाने का शौक होता है, लेकिन जब वो तस्वीर खून से भरी होती है तो उसे ढकने के लिए साजिशों का पर्दा बिछा दिया जाता है। फ़लस्तीन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। एक ज़मीन जो अपनी तहज़ीब, अपनी मिट्टी, अपने लोगों के साथ एक पूरी तारीख का भार उठाए खड़ी थी, उसे छीन लिया गया और दुनिया ने इस जुल्म को या तो देखा और चुप रही या फिर इस जुल्म को हक का लिबास पहना दिया। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क के कब्जे की नहीं है। ये कहानी एक आइडियोलॉजी की है जो इंसानियत के चेहरे पर कलंक बनकर चिपकी हुई है। ये सिर्फ एक पुरानी ट्रेजेडी नहीं है, ये आज भी चल रही एक जंग है जो बारूद से नहीं बल्कि साजिशों से जीती जा रही है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस वक्त में जब एक माइंडसेट एक जहर के बीज के रूप में बोया गया था। एक ऐसा ख्याल जो अपने आप को एक कौम के बचाव का तरीका बताता था, लेकिन असल में दुनिया के नक्शे को अपने लिए दोबारा लिखने का प्लान था। ये ख्याल था ज़ायनिज़्म। ज़ायनिज़्म के पैदा होने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि एक कम्युनिटी अपने लिए एक सेफ होमलैंड चाहती है, बल्कि इसका मतलब था कि दुनिया के सबसे पुराने पॉलिटिकल गेम लैंड ग्रैब को एक नए चेहरे के साथ सामने लाया जाए। इसका छुपा एजेंडा इतना गहरा था कि शुरू में खुद ज्यूश कम्युनिटीज के अंदर इसके खिलाफ आवाजें उठती थी। ये कोई आम रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल और कॉलोनियल प्रोजेक्ट था जिसे एक इंसान ने अपने पेन और अपने पॉइजनस विजन के साथ दुनिया के सामने रखा। थियोडोर हेrzl कि एक ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट जो वियना में था उस वक्त, उसने अपने आप को अपनी कौम का मसीहा समझा। उसका कहना था कि यूरोप में एंटीसेमिटिज्म का इलाज यही है कि ज्यूश अपनी एक अलग स्टेट बनाए। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टेट होगी कहाँ पर। हर्जल ने शुरू में अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक का ऑप्शन सोचा, लेकिन जल्द ही उसने अपना फोकस उस जमीन पर ला दिया जहाँ का जिक्र उनकी रिलीजियस टेक्स्ट में है, फलस्तीन। हर्जल ने अपनी डायरीज में लिखा कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को यहाँ से हटाकर एक ज्यूश होमलैंड बनाना जरूरी है। ये बात सिर्फ आज के ज़ायनिस्ट लीडर्स के जहन में नहीं थी, ये शुरू से इस मूवमेंट का असली रूप था, एक एथनिक क्लिंसिंग का ब्लूप्रिंट। हर्जल का 1897 का बासल कांग्रेस इस मिशन की असल शुरुआत थी। यहाँ उसने ओपनली कहा, वी वांट अ स्टेट फॉर द ज्यूइश पीपल एंड वी विल गेट इट। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक प्लान का डिक्लेरेशन था जो आने वाले वक्त के लिए लिखा जा चुका था। उस वक्त शायद दुनिया को लगा हो कि ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक ड्रीम है, लेकिन कॉलोनियल पावर्स ने इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी। This declaration presents a golden opportunity. एक ऐसी कौम जो अपनी सर्वाइवल के लिए डेस्परेट है और एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो मिडिल ईस्ट के बीचों बीच है, ये दोनों ने मिलकर एक डेडली अलायंस बनाने का काम किया। हर्जल ने यूरोप के रूलर्स के सामने अपना केस रखा। My lords, my ladies, I present to you these articles. ब्रिटिश एम्पायर के साथ उसके लेटर्स और मीटिंग्स इसका सबूत है कि ज़ायनिज़्म एक ऐसा टूल बन गया जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी में बिल्कुल फिट बैठता था। ब्रिटिश के लिए ये एक चांस था अपने इंटरेस्ट के लिए मिडिल ईस्ट में एक लॉयल बेस बनाने का, और ज़ायनिस्ट के लिए ये एक टिकट था अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का। ये डील शुरू से गिव एंड टेक थी। We are prepared to offer you a fair agreement. We believe our request is quite reasonable given the circumstances. रिलीजन का नाम लेकर पॉलिटिक्स खेली जा रही थी और पॉलिटिक्स का नाम लेकर रिलीजन को वेपन बनाया जा रहा था। और फिर ये दोनों रास्ते एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर मिले जो दुनिया की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर खोलने वाला था। 1917 एक ऐसा साल जो मिडिल ईस्ट के लिए तलवार और जहर दोनों लेकर आया। दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 के खून रेजी में डूब रही थी। ब्रिटिश एम्पायर एक तरफ अपने यूरोपियन फ्रेंड संभाल रहा था, दूसरी तरफ अपनी कॉलोनीज के बीच सर्वाइवल का गेम खेल रहा था। इस बीच एक पेपर साइन होता है, सिर्फ कुछ लाइंस का, लेकिन उसका असर आज तक दिखाई देता है। ये था बेल्फोर डिक्लेरेशन। फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेल्फोर ने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखा जिसमें ये लिखा था, बरतानिया हुकूमत इसराइल के लिए फलस्तीन में अपनी खुद मुख्तार स्टेट बनाने के हित में है, उनके साथ है। लेकिन ये सिर्फ एक फेवर नहीं था, ये एक कमिटमेंट था जो पूरे अरब वर्ल्ड के फ्यूचर को तबाह करने वाला था। इस डिक्लेरेशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें ब्रिटिश की डबल डीलिंग का चेहरा भी समझना होगा। एक तरफ ब्रिटिश ने मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस में शरीफ हुसैन ऑफ मक्का को प्रॉमिस किया कि अगर अरब्स ऑटोमन्स के खिलाफ रिवॉल्ट करें तो उनको वॉर के बाद अपनी इंडिपेंडेंट अरब स्टेट्स मिल जाएंगे जिसमें फलस्तीन भी शामिल होगा। अरब्स ने इस प्रॉमिस पर यकीन किया
खुद को एक बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार किया और अपने खून से ब्रिटिश के लिए ऑटोमन एम्पायर को कमजोर कर दिया। लेकिन पर्दे के पीछे लंदन के ड्राइंग रूम्स में कुछ और ही डिसाइड हो रहा था। ब्रिटिश, फ्रेंच और रशियंस ने साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें मिडल ईस्ट को अपने बीच बांटने का प्लान था और इसके ऊपर से ज़ायनिस्ट लॉबी को खुश करने के लिए बेल्फोर डिक्लेरेशन दिया गया। यानी एक ही वक्त में 3 अलग अलग वादे, अरब्स को आज़ादी देने का, आपस में यूरोपियन पावर्स को लैंड का और ज़ायनिस्ट को फ़लस्तीन का। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड बिट्रेयल था। बेल्फोर डिक्लेरेशन का असल मतलब था कि ब्रिटिश ओपनली ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को एंडोर्स कर रहे थे। इसमें कोई मेंशन नहीं था फ़लस्तीन के असली लोगों का, मतलब मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूश कम्युनिटीज जो सेंचुरीज से वहां रहते आए थे। उनकी मर्जी का सवाल ही नहीं उठता। ये कॉलोनियल माइंडसेट का सबसे प्योर एग्जाम्पल है। असली रहने वालों को इनविजिबल बना दो और आउटसाइडर्स के लिए होमलैंड का स्टिकर चिपका दो। लेकिन ज़ायनिस्ट ने इस डिक्लेरेशन को एक ग्रीन सिग्नल समझा। सन 1917 के बाद से ही लार्ज स्केल पर ज्यूश इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया फ़लस्तीन में, वो भी ब्रिटिश मिलिट्री प्रोटेक्शन के साथ। यहाँ से फ़लस्तीन का डेमोग्राफिक चेंज होना शुरू हो गया था। After 1917, large-scale Jewish immigration began to fundamentally alter the demographic landscape of Palestine. ज़ायनिस्ट मिलिशिया सीक्रेटली ट्रेन होने लगे और ब्रिटिश अथॉरिटीज इन्हें इग्नोर करते रहे या यूं कहो सपोर्ट देते रहे। ये सब तब चल रहा था जब अरब वर्ल्ड को ये लगता था कि ब्रिटिश उनके साथ खड़े हैं। फिर आया अरब रिवॉल्ट का वक्त, जिसकी ऑफिशियल स्टोरी आज तक बुक्स में ग्लोरीफाई की जाती है, लेकिन असली कहानी काफी अलग है। सन 1916 में शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश के कहने पर ऑटोमन के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट किया। थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जिसे हम लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा एसेट था। The agreement was mediated by Lieutenant Colonel Thomas Edward Lawrence, known as Lawrence of Arabia. उसका काम था अरब्स को मोटिवेट करना, उन्हें ये फील करवाना कि वो नोबल कॉज के लिए लड़ रहे हैं। रियलिटी ये थी कि लॉरेंस खुद अपनी डायरीज में लिखता है कि ब्रिटिश की प्रोमिसेस फॉलो है, लेकिन फिर भी वो अरब्स को वॉर में ढकेलता रहा। अरब रिवॉल्ट के दौरान अरब्स ने ऑटोमन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स तोड़ दिए, हिजाज रेलवे डिसरप्ट किए और ब्रिटिश के लिए एक काम का टूल बन गए। वॉर के खत्म होने पर अरब ने सोचा कि अब वो अपनी प्रॉमिस इंडिपेंडेंट अरब स्टेट ले सकते हैं। War ended in 1918 and preparations were made for a peace conference in Paris. लेकिन जब 1918 के बाद सच सामने आया, साइक्स-पिकोट और बेल्फोर डिक्लेरेशन का, तब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने मिडिल ईस्ट के कोर रीजन्स पर कंट्रोल ले लिया था और फ़लस्तीन को एक ब्रिटिश मैंडेट के नाम पर ज़ायनिस्ट कॉलोनाइजेशन के लिए ओपन कर दिया। इस वक्त अरब्स के लिए शॉक डबल था। एक तरफ उनके हाथों से अपनी ज़मीन चली गई, दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही खून से अपने फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। ये बिट्रेयल का टेस्ट इतना तीखा था कि आने वाले डिकेड्स में हर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट इस पॉइजन को याद रखकर चली। ये वही सीड्स थे जो 1948 के अरब इजराइल वॉर के वक्त फुल ब्लोन कैटास्ट्रोफी बन गए। और जब ये स्टेज सेट हो चुकी थी, ब्रिटिश का मैंडेट ज़ायनिस्ट सेटलमेंट्स का रैपिड एक्सपांशन और लोकल पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन का सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज होना, तब इनएविटेबली वो दिन आना था जो हर फ़लस्तीनी के लिए एक नाइटमेयर बन गया। सन 1948 का अरब इजराइल वॉर। United Nations teams accompany Israeli soldiers under the white flag to retrieve the bodies of soldiers. लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल वॉर नहीं था। सन 1948 का साल जो दुनिया के लिए एक और बर्थ ऑफ नेशन का पेज था, लेकिन फ़लस्तीन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रक्शन का नया चैप्टर था। ये वॉर के नाम से तो लिखा जाता है, लेकिन असल में ये एक वॉर कम और एक प्री प्लान्ड एथनिक क्लिंसिंग ज्यादा थी। ज़ायनिस्ट लीडरशिप ने इसको एक एक्सीडेंटल डिफेंसिव स्ट्रगल बनाकर दिखाया, लेकिन रियलिटी ये थी कि 1947 से ही प्लान्स रेडी थे। कैसे गांव तोड़ने हैं, कैसे लोगों को भगाना है और कैसे पूरी दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम बताकर सिंपैथी गेन करनी है। सन 1947 में यूएन ने अपना पार्टीशन प्लान अनाउंस किया। In 1947, the United Nations General Assembly passed Resolution 181. एक प्लान जिसमें फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक ज्यूश स्टेट और एक अरब स्टेट।
ये प्लान तब बनाया गया जब उस वक्त फलस्तीन की पॉपुलेशन का 2/3 अरब्स थे और ज्यूश मोस्टली रीसेंट इमिग्रेंट्स, यानी सिर्फ 1/3। फिर भी ज्यूश को ज्यादा फर्टाइल और इम्पोर्टेंट जमीन दी गई। अरब ने नेचुरली इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये उनकी मेजोरिटी को माइनॉरिटी बनाने का सीधा सीधा फॉर्मूला था। एक अननोन फैक्ट ये है कि फेमस डेर यासिन मैसेकर जो अप्रैल 1948 में हुआ, सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। ज़ायनिस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर ये जानबूझकर किया गया था। डेर यासिन में 100 से ज्यादा सिविलियंस इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रंस और एल्डरली को ब्रूटली मार दिया गया और सर्वाइवर्स को पब्लिक में घुमा के दिखाया गया ताकि अरब विलेजेस में फियर फैल जाए और वो वहां से भाग जाए। ये प्योर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट था। इंटरनेशनल कॉन्डमनेशन के बावजूद ज़ायनिस्ट लीडरशिप ने इस मैसेकर से जो इफेक्ट चाहा था वो उनको अचीव हो गया। हजारों फलस्तीनी अपने घर छोड़कर चले गए, अपने साथ जनरेशंस का कनेक्शन तोड़ते हुए। एक और चीज जो रेयरली मेंशन होती है, इस वॉर में सिर्फ ज़ायनिस्ट मिलिशियाज ही नहीं, ब्रिटिश के कुछ एलिमेंट्स भी इनडायरेक्टली असिस्ट कर रहे थे। कैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ज़ायनिस्ट सेटलमेंट्स को आर्म्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे जबकि अरब फाइटर्स को आर्म्स एम्बार्गो का सामना करना पड़ा। ये इम्बैलेंस इतना ज्यादा था कि वॉर के शुरू होते ही अरब आर्मीज का कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। अरब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी अपने आप में एक ट्रेजेडी ही था। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लिबानन और इराक ने इन्वेड किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैलेस्टीन को बचाना कम और अपने अपने पॉलिटिकल गेन ज्यादा थे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की सीक्रेटली ज़ायनिस्ट लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई जिसमें उसने वेस्ट बैंक अपने कंट्रोल में लेने की डील की, जबकि ज़ायनिस्ट को वेस्ट जेरूशलम और ज्यादा टेरिटरी लेने दी। ये अलायंस और बिट्रेयल फलस्तीन के लिए एक और स्टेप था। इसराइल ने यूएन पार्टीशन प्लान में अलॉटेड टेरिटरी से ज्यादा लैंड कैप्चर कर लिया, लगभग 78% ऑफ हिस्टोरिकल पैलेस्टीन। गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास चला गया, वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास, और बचा हुआ फलस्तीन का इंडिपेंडेंस का सपना ऑफिशियली मर गया। इसके साथ ही शुरू हुई वो ट्रेजेडी जिसे हम नक्बा कहते हैं। लगभग 7,50,000 फलस्तीनियों को अपने घरों से फोर्सिबली निकाला गया। 500 से ज्यादा विलेजेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए और उनका वापस आने का राइट लीगली डिनाई कर दिया गया। लेकिन नक्बा सिर्फ एक दिन, एक साल का इंसिडेंट नहीं था। ये एक प्रोसेस था जो सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट हुआ। 1948 का वॉर सिर्फ एक ट्रिगर था, लेकिन ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट का असली मकसद अब खुलकर सामने आ चुका था। मैक्सिमम लैंड, मिनिमम अरब्स। ये स्लोगन उनके पॉलिसीज में दिखाई देने लगा, चाहे वो एब्सेंटी प्रॉपर्टी लॉ हो या सेटलमेंट्स का इलीगल एक्सपेंशन। यूएन रिजोल्यूशन का कागजी खेल चलता रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हर दिन फलस्तीन के लिए एक नया चैप्टर लिखा जा रहा था, एक ऑनगोइंग नक्बा जो आज तक रुका नहीं। यूएन पार्टीशन प्लान 1947 को समझने के लिए पहले ये याद रखना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस उस वक्त एक नया बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका पॉलिटिकल वेट अभी लार्जली अलाइड पावर्स के हाथों में ही था, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ग्लोबल सेंटीमेंट ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट के लिए परफेक्टली सेट था। हॉलोकॉस्ट के एट्रोसिटीज का प्रोपेगेंडा हर जगह चला और इस इमोशन का यूज करके ज़ायनिस्ट लॉबी ने फलस्तीन के ऑक्यूपेशन को एक मोरल ड्यूटी बनाकर पेश किया। लेकिन इस नैरेटिव में एक बात जानबूझकर इग्नोर हुई। हॉलोकॉस्ट यूरोप में हुआ, लेकिन उसका प्राइस मिडिल ईस्ट के अरब क्यों चुकाते हैं? यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमिटी ऑन पैलेस्टाइन बनाई गई, लेकिन इसका कंपोजिशन ही बायस था। कोई भी अरब कंट्री इसमें थी ही नहीं। अरब लीडर्स ने बाइकआउट किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक प्री स्क्रिप्टेड ड्रामा ही है। यूएनएससीओपी ने फलस्तीन का सर्वे किया, लेकिन वो सर्वे ज़ायनिस्ट सेटलमेंट्स के स्टेट्स और प्रोपेगेंडा से हेवीली इन्फ्लुएंस था। फाइनल रिकमेंडेशन आया, फलस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 55% लैंड मिला ज्यूश को और 45% लैंड मिला अरब्स को।
और याद रहे इस वक्त ज्यूज सिर्फ 6% लैंड ओन करते थे, फिर भी उन्हें जमीन का मेजॉरिटी हिस्सा दे दिया गया। ये सीधा सीधा डेमोग्राफिक इंजस्टिस था। प्लान में जेरूशलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का सजेशन था, लेकिन ज़ायनिस्ट स्ट्रेटेजी पहले से ये थी कि जेरूशलम आखिरकार उनके कंट्रोल में आ जाए। अरब साइड ने प्लान को रिजेक्ट किया क्योंकि ये उनकी खुदमुख्तारी और मेजॉरिटी स्टेटस को तोड़ने का ओपन अटेम्प्ट था। No, we will not accept this injustice. लेकिन ज़ायनिस्ट ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। We have achieved our purpose here today. डेविड बेन गुरियन की स्पीचेस में ये क्लियर लिखा है कि पार्टीशन के बाद हम अपने बॉर्डर्स एक्सपांड करेंगे, चाहे वॉर के थ्रू ही क्यों ना करना पड़े। यूएन पार्टीशन प्लान के वोट का एक और हिडन साइड था। ज़ायनिस्ट लॉबी ने कई छोटी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस और प्रेशर से वोट बदलने पर मजबूर किया, लेकिन लैटिन अमेरिका और पैसिफिक आइलैंड नेशंस में लॉबिंग और डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल के रिकॉर्ड्स एक्सिस्ट करते हैं। प्लान अनाउंस होते ही ज़ायनिस्ट मिलिशियाज ने ग्राउंड पे अपने ऑपरेशन तेजी से बढ़ा दिए। दिसंबर 1947 से मई 1948 के बीच, जब तक ब्रिटिश ऑफिशियली विड्रॉ नहीं हुए, ये मिलिशियाज सिस्टमैटिकली अरब विलेजेस पर कंटिन्यूसली अटैक करते रहे। ये एक प्रीएम्प्टिव एथनिक क्लिंजिंग थी। Get out of here! प्लान का एक और लूपहोल ये था, इसने फ्यूचर में ज्यूइश इमिग्रेशन को लिमिट नहीं किया। मतलब एक बार स्टेट बनने के बाद ज़ायनिस्ट अनलिमिटेड इमिग्रेशन के जरिए अपनी डेमोग्राफिक मेजॉरिटी सिक्योर कर रहे थे। यूरोप और अरब वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से ज्यूइश को लाकर फलस्तीन में सेटल किया गया, जबकि असली फलस्तीनी रेफ्यूजीज को उनके घर वापस आने तक का राइट डिनाई कर दिया गया। This is the soil of our land. Perhaps we may not get it back. नकबा का कंसेप्ट यहीं से समझना चाहिए। ये एक दिन की तबाही नहीं थी, ये एक स्ट्रक्चर्ड लीगल और मिलिट्री प्रोसेस था जो हर जनरेशन के साथ रिपीट होता रहा। सन 1948 के बाद इसराइल ने एब्सेंटी प्रॉपर्टी लॉ पास किया। इसमें कह दिया गया कि जो फलस्तीनी अपने घर छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो ज़बरदस्ती निकाले गए हों या डर कर चले गए हों, उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली स्टेट की हो जाएगी। उसके बाद हर साल सेटलमेंट्स का एक्सपेंशन, अरब नेबरहुड्स का डिमोलिशन और कल्चरल इरेजर का प्रोसेस यूं ही चलता रहा। आज तक नकबा चल रहा है। गाजा का ब्लॉकेड, वेस्ट बैंक में चेक पॉइंट्स और इलीगल सेटलमेंट्स, जेरूशलम में एविक्शन ऑर्डर्स और हर रेसिस्टेंस को टेररिज्म का लेबल। ये एक परपेचुअल कैटास्ट्रॉफी है जो टाइम के साथ फेड नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा ब्रूटल हो गई। लेकिन दुनिया का परसेप्शन मैनेज करना भी ज़ायनिस्ट स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है। वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स में फ़लस्तीन का जिक्र तब होता है जब कोई रॉकेट या फायर होती है, लेकिन उसके पहले के सालों का ऑपरेशन, लैंड ग्रैब और अपार्थाइड पॉलिसीज कन्वीनियंटली स्किप कर दी जाती है। ये सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग का नतीजा है कि आम इंसान को लगता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें दोनों साइड्स बराबर गिल्टी हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है जिसमें एक साइड फुल्ली आर्म्ड, फुल्ली फंडेड और दूसरी साइड अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। और इसलिए नकबा सिर्फ एक हिस्टोरिकल मेमोरी नहीं है, ये आज की रियलिटी है। हर डिमोलिश्ड होम, हर रेफ्यूजी कैंप, हर चेक पॉइंट और हर डेड सिविलियन एक रिमाइंडर है कि कैटास्ट्रोफी अब तक तो खत्म नहीं हुआ। हम और आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर हैं। हर वो इंसान जो कहता है मैं पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, असल में एक कंफर्ट जोन का प्रिजनर है जो अपनी सुकून की नींद के लिए दूसरों का खून ओवरलुक कर रहा है। हमारे सामने एक पूरी कौम सिस्टमैटिकली खत्म हो रही है, लिटरली, और हमारे हाथ में फोन है जो दुनिया तक आवाज पहुंचा सकता है। और सच के लिए हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा कि जब तक हम डिस्टर्ब नहीं होंगे हम चेंज क्रिएट नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कौन था थियोडोर हेrzl, कैसे एक छोटे से लेटर बेल्फोर डिक्लेरेशन ने एक पूरे मुल्क का फ्यूचर डिसाइड कर दिया, कैसे अरब रिवॉल्ट को मैनिपुलेट करके हिस्ट्री लिखी गई, कैसे 1948 का वॉर एक्चुअली एक एथनिक क्लिंजिंग प्लान था, कैसे यूएन पार्टीशन प्लान एक स्टेज ड्रामा था, और कैसे नकबा अभी भी हर दिन चल रही है। ये सब सिर्फ हिस्ट्री के चैप्टर्स नहीं है, ये एक जिंदा जख्म है जो उनके दिल में अब भी जिंदा है।
तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जो पहले किसी के पास नहीं था। तुम्हारे पास वो वीडियोस हैं जो ग्राउंड पे लोग रिकॉर्ड कर कर भेजते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स है जो आर्काइव्स में लॉक थे लेकिन अब ओपन सोर्स हो चुके हैं। ये वीडियो हमारे लिए ट्रिगर होना चाहिए, फलस्तीन के लिए नहीं बल्कि हर जगह के लिए जहां ऑपरेशन चल रहे हैं। इंजस्टिस एक कंटेजियस डिजीज है। जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो हम उसको स्प्रेड करते हैं। मैं इस बात को एक चीज के साथ खत्म करना चाहता हूँ। फलस्तीन की फाइट सिर्फ उनकी लैंड के लिए नहीं है, ये फाइट ह्यूमन डिग्निटी के लिए है। और जब तक एक भी फलस्तीनी रेफ्यूजी अपने घर वापस नहीं आता, जब तक एक भी इलीगल सेटलमेंट्स खत्म नहीं होता, तब तक ये फाइट खत्म नहीं होगी। और जब तक ये फाइट चल रही है, एक बात याद रखना, नकबा कोई पास्ट का वर्ड नहीं है। नकबा एक आज की रियलिटी है। नकबा एक कल का रिस्क नहीं है। नकबा तुम्हारे और मेरे सामने हो रहा है, और अगर हम नहीं तो कौन? अस्सलाम वालेकुम।